विवेचना में आज खालिस्तान आंदोलन के उदय और अस्त की कहानी। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। अप्रैल 1979 में पटियाला के पंजाबी विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन हो रहा था। 3 घंटे तक लगातार चले भाषणों ने सबको बोर कर दिया था। संयोजक खड़े होकर धन्यवाद प्रस्ताव की तैयारी कर रहे थे और वहां मौजूद लोग भी इस उम्मीद में खड़े हो गए थे कि अब लंच का समय आ गया था। तभी अचानक 2 लोग हॉल में पीछे से दौड़ते हुए आए और मंच पर चढ़ गए। उन्होंने भारतीय संविधान के विरोध में नारे लगाए और हवा में कुछ कागज फेंके। फिर वो जितनी तेजी से दौड़ते हुए अंदर आए थे, उतनी ही तेजी से दौड़ते हुए बाहर चले गए। अगले दिन द ट्रिब्यून अखबार के संपादक और जाने माने पत्रकार प्रेम भाटिया ने लिखा कि विश्वविद्यालय सम्मेलन में जो घटना हुई है वो अत्यंत गंभीर है। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, खालिस्तान, जो ट्रिब्यून के पाठकों ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुना था। भारत के आजाद होने के कुछ सालों के अंदर ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में बसने वाले भारतीय प्रवासियों में सबसे अधिक तादाद पंजाब से आने वाले सिखों की थी। इनमें से कुछ लोग तो ब्रिटिश शासन के दौरान ही इन देशों में बस चुके थे। इन लोगों की दिक्कतें तब शुरू हुई जब इनके नियोक्ताओं ने जोर देना शुरू किया कि वो अपनी दाढ़ी कटवाएं और पगड़ी पहनना बंद करें। इन लोगों ने अपनी शिकायतें भारतीय उच्चायोग के सामने रखी और उम्मीद की कि वो इस मामले में उनकी मदद करेंगे, लेकिन उच्चायोग ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और सिखों को सलाह दी कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए वो स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी उनकी तरफ से मेजबान सरकारों से बातचीत करने के खिलाफ थे। रॉ के पूर्व अतिरिक्त सचिव बी रमन ने सिख अलगाववाद पर लिखे अपने श्वेत पत्र में लिखा, सिखों के मुद्दों को मेजबान सरकारों के सामने उठाने की भारत सरकार की झिझक ने ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में रहने वाले सिखों के बीच इस भावना को बढ़ावा दिया कि सिर्फ उनके अपने राज्य में ही उनके धार्मिक अधिकारों की रक्षा हो सकती है। ब्रिटेन के सिख बस ड्राइवरों और कंडक्टरों ने चरण सिंह पंछी के नेतृत्व में सिख होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान, जो 1967 से 1969 के बीच पंजाब विधानसभा के उपाध्यक्ष थे और बाद में पंजाब के वित्त मंत्री भी बने, लंदन चले गए। वहां उन्होंने सिख होम रूल लीग की न सिर्फ सदस्यता ग्रहण की, बल्कि इसके अध्यक्ष भी बन गए। बाद में उन्होंने इसका नाम बदलकर खालिस्तान आंदोलन कर दिया। रॉ के अतिरिक्त सचिव रहे बी रमन अपनी किताब काउ बॉयज ऑफ रॉ में लिखते हैं, पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह जनरल याहिया खान ने जगजीत सिंह चौहान को पाकिस्तान आमंत्रित किया। वहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और पंजाब के सिख नेता के रूप में उनका प्रचार किया गया। उनकी पाकिस्तान यात्रा के दौरान वहां के प्रशासन ने उन्हें पाकिस्तान के गुरुद्वारों में रखे पवित्र सिख दस्तावेज भेंट किए। वो उन्हें अपने साथ ब्रिटेन ले गए और अपने आप को सिखों का नेता दिखाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई शुरू होने से पहले इंदिरा गांधी के निर्देश पर रॉ ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन को दिखाने के लिए पूरी दुनिया में एक अभियान चलाया। CIA और ISI ने इसका जवाब देते हुए भारत में सिखों के मानवाधिकार हनन
और विदेशों में रह रहे सिखों की समस्याओं के प्रति भारत के कथित उदासीन रवैये को प्रचारित करना शुरू कर दिया। टेरी मिल्यूस्की अपनी किताब ब्लड फॉर ब्लड 50 ईयर्स ऑफ द ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट में लिखते हैं, 13 अक्टूबर 1971 को जगजीत सिंह चौहान ने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पूरे पन्ने का इश्तेहार दिया जिसमें स्वतंत्र सिख राज्य खालिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने की बात कही गई। यही नहीं, उन्होंने अपने आप को खालिस्तान का राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया। बाद में रॉ द्वारा की गई जांच में पता चला कि इस विज्ञापन का खर्च वॉशिंगटन स्थित पाकिस्तान के दूतावास ने उठाया था। भारत और इंदिरा गांधी के खिलाफ सिखों के मानवाधिकार उल्लंघन का ये प्रचार 1977 तक चला। जैसे ही 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हारी और मोरारजी देसाई भारत के नए प्रधानमंत्री बने, CIA और ISI ने ये प्रचार अचानक बंद कर दिया। जगजीत सिंह चौहान भारत लौट आए और उन्होंने कथित खालिस्तान की स्थापना के लिए अपने अभियान को विराम दे दिया। जब सन 1980 में इंदिरा गांधी फिर सत्ता में आई तो जगजीत सिंह चौहान वापस इंग्लैंड चले गए और वहां फिर से उन्होंने खालिस्तान आंदोलन शुरू कर दिया। अपने प्रचार अभियान के तहत उन्होंने कनाडा में कथित स्वतंत्र राज्य खालिस्तान के करेंसी नोट और डाक टिकट छपवाए और उनको प्रचारित करने लगे। 29 सितंबर 1981 को सिख चरमपंथी एक भारतीय विमान को हाईजैक कर लाहौर ले गए। पाकिस्तानी प्रशासन ने हाईजैकर्स को यात्रियों को छोड़ने और अपने आप को सुरक्षा एजेंसियों को हवाले करने के लिए मना लिया। हाईजैक विमान को यात्रियों के साथ भारत लौटा दिया गया, लेकिन सरेंडर करने वाले अपहरणकर्ताओं को ननकाना साहब गुरुद्वारे में रहने की अनुमति दे दी गई। जियाउल हक की सरकार ने उन्हें भारत के हवाले करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये वादा जरूर किया कि वो पूरी जांच के बाद पाकिस्तान की अदालत में उन पर मुकदमा चलाएंगे। मुकदमे के बाद उनको सजा हुई, लेकिन उन्हें जेल भेजने के बजाय उन्हें ननकाना साहब गुरुद्वारे में रहने की इजाज़त दी गई। इसके बाद सिख चरमपंथियों ने एक के बाद एक 3 भारतीय विमानों को हाईजैक किया। पाकिस्तानी प्रशासन इन विमानों को अपने यहाँ लैंड करने की अनुमति देता और अपहर्ताओं और मीडिया के बीच बातचीत की व्यवस्था कराता रहा ताकि हाईजैकर्स भारत विरोधी प्रचार चला सके। आखिर में वो उन्हें यात्रियों को छोड़ देने के लिए मना लेते ताकि वो भारत लौट सके। वो उन्हें गिरफ्तार करने का नाटक करते और उन्हें जेल भेजने के बजाय गुरुद्वारे में रखते। लेकिन जब 24 अगस्त 1984 को चरमपंथियों ने 5वीं बार भारतीय विमान को हाईजैक किया तो पाकिस्तानी प्रशासन ने बिल्कुल अलग नीति अपनाई, क्योंकि पिछले मौकों पर हाईजैकर्स के साथ किए गए उनके व्यवहार की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कुछ हलकों में आलोचना हुई थी। बी रमन लिखते हैं, जब उस विमान ने लाहौर में लैंड किया तो ISI के अधिकारियों ने पाया कि चरमपंथियों ने उस विमान को असली हथियार के बजाय खिलौने की एक पिस्टल दिखाकर हाईजैक किया था। उन्होंने चरमपंथियों को एक रिवॉल्वर दी और उन्हें दुबई जाने के लिए मना लिया। जब विमान ने दुबई में लैंड किया तो संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने उन्हें इस शर्त पर हाईजैकिंग समाप्त करने के लिए मना लिया कि उन्हें भारत सरकार को नहीं सौंपा जाएगा। जैसे ही भारत सरकार को इस बारे में पता चला, उन्होंने IB, रॉ और नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों का एक दल दुबई भेजा। जब दुबई के अधिकारियों ने भारतीय दल से सहयोग नहीं किया तो इंदिरा गांधी ने विदेश मंत्रालय में सचिव रोमेश भंडारी को दुबई भेजा, जिनके दुबई के राज परिवार से गहरे रिश्ते थे। बी रमन आगे लिखते हैं,
एक पश्चिमी कंपनी का जहाज चार्टर कर दुबई भेजा गया। भारतीय दल के सभी सदस्य विमान के अंदर ही रहे। दुबई के अधिकारियों ने हाईजैकर से झूठ बोला कि उनकी इच्छानुसार उन्हें अमेरिका को सौंपा जा रहा है। उनको लेने के लिए अमेरिका से एक विशेष विमान आया है। उनको चार्टर्ड विमान के अंदर ले जाकर उनके रिवॉल्वर समेत भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया गया। विमान के अंदर घुसकर हाईजैकर्स को पता चला कि उनको अमेरिका न ले जाकर भारत ले जाया जा रहा है। आईएसआई द्वारा हाईजैकर्स को दिया गया रिवॉल्वर जर्मनी में बना हुआ था। रॉ ने उस रिवॉल्वर का विवरण जर्मन खुफिया एजेंसी को भेजकर यह पता लगाने के लिए कहा कि इस रिवॉल्वर को किसे बेचा गया था। जर्मन खुफिया एजेंसी ने रॉ को बताया कि वो रिवॉल्वर पाकिस्तानी सेना को भेजे गए हथियारों के कंसाइनमेंट का हिस्सा था। दुबई के प्रशासन द्वारा हाईजैकर्स को भारत सरकार को सौंपे जाने का नतीजा ये हुआ कि खालिस्तानियों में इस बात का डर बैठ गया कि उनको पकड़ा भी जा सकता है। इसके बाद भारतीय विमानों की हाईजैकिंग पूरी तरह से बंद हो गई। इसके बाद सिख चरमपंथियों ने कई विध्वंसक गतिविधियों में हाथ से चलने वाले हथियारों का सहारा लेना शुरू कर दिया। कई जगह विस्फोट और दहशत फैलाने के लिए रिमोट कंट्रोल्ड और टाइम्ड आईईडी का सहारा लिया गया। राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों, पत्रकारों और बेगुनाह नागरिकों की जानबूझकर की गई हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। हिंसा का दायरा बढ़ाकर पंजाब से बाहर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और भारत के दूसरे हिस्सों में ले जाया गया। शुरू में खालिस्तानी चरमपंथियों को आम लोगों का समर्थन नहीं हासिल था, लेकिन 19 नवंबर 1982 से दिल्ली में शुरू हुए एशियाई खेलों के बाद उनके पक्ष में माहौल बनने लगा। भारतीय खुफिया एजेंसियों को खबर मिली कि खालिस्तानी पृथकतावादी आईईडी के जरिए विस्फोट कर खेलों में व्यवधान करने की कोशिश करेंगे। इसलिए दिल्ली जाने वाली सड़कों पर सुरक्षा अवरोधक बनाए गए और दिल्ली की तरफ आने वाले हर सिख की तलाशी ली गई। इस अपमान को कई सिखों ने पसंद नहीं किया और उनकी सहानुभूति खालिस्तानियों की तरफ हो गई। इस बीच खालिस्तानी चरमपंथियों ने अपनी गतिविधियों के लिए स्वर्ण मंदिर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 26 अप्रैल 1983 को पंजाब के डीआईजी एएस हटवाल की उस समय हत्या कर दी गई जब वो स्वर्ण मंदिर से बाहर आ रहे थे। पूर्व गृह मंत्री यानी सैल सिंह ने, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, खालिस्तानियों में फूट डालने के लिए जरनैल सिंह भिंडरावाले का सहारा लिया, लेकिन उनको कमजोर करने के बजाय वो उनके नेता बन गए। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ स्वर्ण मंदिर में शरण ली और वहां से अपनी गतिविधियां चलाने लगे। इसकी परिणति पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार और फिर इंदिरा गांधी की हत्या में हुई। लेकिन 80 का दशक समाप्त होते होते खालिस्तान आंदोलन में दरार आनी शुरू हो गई थी। दरअसल इसकी शुरुआत 10 मई से 18 मई 1988 तक हुए ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 से हुई। लोगों को समझ में आने लगा कि खालिस्तानी चरमपंथियों को लूट, जबरदस्ती वसूली, अपहरण और जमीन पर गैर कानूनी कब्जे से कोई परहेज नहीं है। पंजाब के मुख्य सचिव रहे रमेश इंदर सिंह अपनी किताब टर्मोइल इन पंजाब बिफोर एंड आफ्टर ब्लू स्टार में लिखते हैं, लोगों को पता लग गया कि धर्म के कथित मसीहा दरअसल अपराधियों का एक झुंड था। उन्होंने बंदूकों का सहारा पंथिक कारणों के लिए नहीं बल्कि निजी लोभ को पूरा करने के लिए लिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि उनको आम लोगों की सहानुभूति मिलनी बंद हो गई। उनको छिपाने और पनाह देने में किसानों का जो समर्थन उन्हें मिल रहा था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया।
बहुत से चरमपंथियों को मुखबरी के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। चरमपंथियों द्वारा गैर कानूनी तरीके से पैसा बनाने के भी कई मामले सामने आए। रमेश इंदर सिंह लिखते हैं, बब्बर खालसा की छवि को उस समय बहुत धक्का लगा जब उसके प्रमुख सुखदेव सिंह बब्बर को पटियाला के एक आलीशान घर में दूसरी पत्नी के साथ रहते पाया गया। इन लोगों ने अपनी छवि सुधारने के लिए एक आचार संहिता जारी की, जिसमें लड़कियों से फैशनेबल कपड़े न पहनने और अपनी भौवें न बनवाने के लिए कहा गया था। पुरुषों को भी अपनी दाढ़ी न तराशने की हिदायत दी गई थी। शादियों में नाच और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया और शादी में बारातियों की संख्या घटाकर 11 कर दी गई। स्कूल जाने वाले बच्चों से कहा गया कि वो सिर्फ केसरिया, सफेद या काले कपड़े पहनकर ही स्कूल जाएं। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने एक पोस्टर जारी कर कहा कि जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसे जिंदा जला दिया जाएगा। इन लोगों ने ब्यूटी पार्लरों और औरतों के साड़ी और जीन्स पहनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सिख महिलाओं से कहा गया कि वो अपने सिर को ढक कर रखें और माथे में बिंदी और सिंदूर न लगाएं। चरमपंथियों ने आदेश जारी किया कि वाहनों के नंबर प्लेटों में पंजाबी भाषा का इस्तेमाल किया जाए। ट्रक ड्राइवरों ने इसे पसंद नहीं किया क्योंकि इसकी वजह से पंजाब से बाहर जाने पर उनके सामने दिक्कतें पेश आने लगी। इस सब का कुल परिणाम यह हुआ कि चरमपंथियों को आम लोगों का समर्थन मिलना बंद होना शुरू हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि सुरक्षा एजेंसियों ने इन संगठनों में सेंध लगानी शुरू कर दी। पृथकतावादियों का नेतृत्व धीरे धीरे कमजोर होने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि चरमपंथियों की संख्या और नई भर्ती होना कम होने लगी। रमेश इंदर सिंह लिखते हैं, कट्टर चरमपंथियों की संख्या कभी भी 1500 से अधिक नहीं रही। बड़ी संख्या में मारे जाने और सुरक्षा एजेंसियों के दबाव के चलते उनका काडर कम होने लगा और अंततः आंदोलन समाप्त हो गया। पंजाब पुलिस ने चरमपंथियों के कारनामों और वरिष्ठता के हिसाब से रास्ते से हटाए जाने वाले चरमपंथियों की एक सूची बनाई और उनको बेअसर करने के अभियान में लग गए। चरमपंथियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान के आकार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सेना के करीब 1 लाख जवानों को पंजाब में तैनात किया गया। इसके अलावा करीब 40,000 अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी पंजाब भेजा गया। इन सब को पंजाब पुलिस की मदद करने की जिम्मेदारी दी गई। इस सब का संयुक्त परिणाम यह हुआ कि खालिस्तान आंदोलन की कमर टूटने लगी। सन 1992 में जहां चरमपंथियों के हाथ 1518 नागरिकों की हत्या हुई थी, 1994 आते आते ये संख्या घटकर सिर्फ 2 रह गई। 31 अगस्त 1995 को चरमपंथियों द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री बीएन सिंह की हत्या पंजाब में हिंसा की आखिरी बड़ी वारदात थी। इसके बाद चरमपंथी गतिविधियों में कमी आती गई, सिवाय हिंसा के छिटपुट मामलों को छोड़कर। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।